अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि रिसेंटली पिछले 6 महीनों में कंपनीज़ को SCCP की तरफ से नोटिसेज आए हैं कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स यानी UBO इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें SCCP के साथ, और अगर ये शेयर नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और इसकी सज़ा होगी। तो आइए देखते हैं जी कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको कैसे कंप्लाई किया जा सकता है, और रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट और रेगुलेशंस क्या हैं। तो स्टे विद मी टिल एंड, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप इमीडिएटली कंप्लाई करें, क्योंकि जो टाइम दिया गया था वो ऑलरेडी गुजर चुका है और अब आप इमीडिएटली इसकी कंप्लायंस करें। स्टार्ट करते हैं। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस है SCCP की तरफ से, और उसका जो सब्जेक्ट है वो है UBO कंप्लायंस। उसमें उन्होंने कहा है, एज यू आर अवेयर दैट द कंपनीज विच मीट द क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 123A of the Companies Act 2017 were required to identify and obtain ultimate beneficial owners यानी UBOs information within 3 months from the date of coming into force section 123A of the Companies Act 2017, that is 27th of August 2020। यानी कि ये जो लॉ आया था ये 27 अगस्त 2020 को आया था, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लायंस करनी चाहिए थी। इन ऑर्डर टू report compliance in the matter, a declaration of compliance as per Form 45 was required to be filed with the registrar concerned as specified under Regulation 19A(2) of the Companies General Provisions and Forms Regulations 2018। ठीक है जी, इसका फिर लिंक दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने UBO कंप्लायंस के लिए फॉर्म 45 फाइल करना है, और इसमें अगर आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो इसको इग्नोर कर दें, और अदरवाइज़ आप इमीडिएटली फोर्थविद उन्होंने लिखा है आपने इसकी कंप्लायंस करनी है। फेलिंग विच penal proceedings as provided in subsection 3 of the section 123 of the act shall be initiated against the company and its management। ठीक है जी, और उसमें इन्होंने फर्दर डिटेल्स दी हैं कि जी लिंक्स क्या हैं इसके। अब आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि 123A सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट 2017 का वो क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि 123A रिकॉर्ड ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ये कहता है अ कंपनी शैल मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स अल्टीमेट beneficial owners in such form and manner within such period and obtain such declaration from its members as may be specified। और इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मीन्स natural persons who ultimately own or control a company, whether directly or indirectly, through such percentage of shares or voting rights, or by exercising effective control in that company through such other means as may be specified। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शन ये कह रहा है कि हर कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स के बारे में, और उस फॉर्म में मेंटेन करनी है जिस फॉर्म में आपको प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और उसमें मैं कहा जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स क्या कौन होते हैं, वो नेचुरल पर्सन्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली किसी कंपनी को कंट्रोल करते हैं या उनके शेयर्स होल्ड करते हैं किसी भी परसेंटेज में। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि एक कंपनी है जिसमें 3 शेयर होल्डर्स हैं, 2 नेचुरल पर्सन्स हैं, मिस्टर A एंड मिस्टर B, और तीसरा जो है वो एक ABC प्राइवेट लिमिटेड भी उसका शेयर होल्डर है। अब ये कंपनी की शेयर होल्डिंग में ये 3 नाम दिए गए हैं, लेकिन जो तीसरा पर्सन है यानी ABC वो नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, नेचुरल पर्सन यानी अल्टीमेट बंदा कौन है इसके पीछे।
अब वो फिर जाना पड़ेगा बैक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स कौन हैं। तो उसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डायरेक्टर्स हैं तो वो दोनों के नाम आ जाएंगे और उनकी परसेंटेज शेयरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कंपनी थी, इस कंपनी में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर्स हैं, और जो एबीसी कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो सेकंड कंपनी है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं जो 50% के शेयर होल्डर्स हैं। तो इसका मतलब है 50% मल्टीप्लाई बाय 50%, तो 25% हो गए मिस्टर एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के एक डायरेक्टर का नाम एक्स है, एक का वाई है, तो एक्स के 25% हुए, इसी तरह वाई के भी 25% हुए। तो आपने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का जो फॉर्म 45 है उसमें ये बताना है कि ये जो 50% कंपनी, इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, इसकी 25% मिस्टर एक्स की है और 25% मिस्टर वाई की है, यानी रियल पर्सनस का आपने बताना है कि कौन है इसके बिहाइंड। ठीक है, अब बैकग्राउंड इसका ये है कि FATF के साथ आपको पता है वी आर इन द ग्रे लिस्ट, और हम उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए FATF की रिक्वायरमेंट्स है जिनको हम मीट कर रहे हैं। बहुत सारी लेजिस्लेशन भी इस सिलसिले में हुई है, और अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और हमने ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स उनकी मीट कर दी हैं। 2-3 रिक्वायरमेंट्स अभी भी रहती हैं। उसमें आपको पता होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग था, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और इस तरह की बहुत सारी लेजिस्लेशन आई थी। इसी तरह एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि जो कंपनीज बिज़नेस कर रही हैं उनकी अल्टीमेट, उनका बेनिफिशरी कौन है ये पता करना होना चाहिए SECP को, और अल्टीमेटली FATF को भी इसका पता होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये चेंज किया गया, ये नई सेक्शन 123A लाई गई, और उसमें उन्होंने बताया, एक तो डिफ़ाइन किया गया अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है, और फिर ये बताया कि आपने ये क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, इसकी सब सेक्शन 2 जो है 123A की, वो कहती है एवरी कंपनी शैल इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी स्पेसिफाइड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इस अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स and shall timely record their accurate and updated particulars including any change therein, and provide a declaration to such effect to the registrar, and where any government is a member of a company, such particulars of relevant government shall be entered in the register of ultimate beneficial owners in the specified manner। तो इसका मतलब ये है कि हर कंपनी ने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स, और वो हर वक्त उनके पास अपडेटेड रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स कौन हैं। ठीक है, और अगर उसमें कोई चेंज आती है तो उस चेंज को भी उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, और ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को प्रोवाइड करनी है। और अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट अगर शेयर होल्डर है तो वो कौन सी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, या कौन सा इदारा है, तो उसका भी आपने रजिस्टर मेंटेन करना है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिस फॉर्मेट में SECP कहेगा उस फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट अब दे दिए गया मैंने आपको, जैसे कहा, फॉर्म 45। एनी कंट्रावेंशन टू, अब वो जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी, पीनल प्रोसीडिंग्स, तो वो क्या हैं, ये सब सेक्शन 3 कह रहा है। एनी कंट्रावेंशन और डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन शैल बी लायबल in case of director or officer of company or any other person to a penalty which may extend to 1 million rupees। डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हैं या कोई और उसमें पर्सन है जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तो ये 1 मिलियन रुपीज़ तक फ़ाइन हो सकता है, और कंपनी को जो पेनल्टी होगी टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज़, तो 10 मिलियन तक यानी 1 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है। तो ये जो मैंने नोटिस आपसे शेयर किया था उस नोटिस में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर क्या हैं, और उसकी कंप्लायंस क्या करनी है, क्या रजिस्टर मेंटेन करना है, और कैसे फाइलिंग करनी है, और उसमें पेनल्टीज़ क्या होंगी, ये मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं आपसे शेयर करूँगा कि फॉर्म 45 क्या है, जो कि रेगुलेशंस मैंने आपको बताया था कि कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018 में फॉर्म 45 दिया गया है, तो वो क्या है, तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा।
जी मैंने आपसे शेयर किया था कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, उसमें जो चेंजेस की गई हैं उसमें फॉर्म 42 है जिसमें नोटिस टू मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग पैटर्न और पार्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स, और उसमें यह है कि विद इन 3 मंथ्स, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, 3 महीने इस अमेंडमेंट यानी कि जो कि पूरे होते हैं 18 सितंबर 2020 तक, वहाँ तक हर कंपनी ने प्रोवाइड करना था। ठीक है, और ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी था। और उसमें यह है कि जी इसमें क्या रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी। एवरी मेंबर हु होल्ड्स एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी एंड विल बी रिपोर्टेड टू द कंपनी। अब उसमें हर उसका डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, हर मेंबर के बारे में जो कि 25% शेयर्स जिसके पास हैं या 25% से ज़्यादा हैं, या वोटिंग राइट्स 25% के हैं या उससे ज़्यादा हैं, और ये कंपनी को वो रिपोर्ट करेगा। और देन फॉर्म 43 दिया गया डिक्लेरेशन बाय मेंबर। फिर मेंबर जो है वो इस फॉर्म 43 के ऊपर फिल करके भेजेगा कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, और ये विद इन 14 डेज ऑफ द नोटिस, ये जो फॉर्म 42 में नोटिस मैंने कहा था उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंपनी को देगा ये इन्फॉर्मेशन। फॉर्म 44 है डिक्लेरेशन बाय मेंबर अबाउट चेंज ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर और पर्टिकुलर्स द्वारा। अगर कोई चेंज होती है बेनिफिशियल ओनरशिप में तो वो फॉर्म 44 फिल किया जाएगा उसमें, और विद इन 14 डेज ऑफ द चेंज, यानी जब भी चेंज होती है 14 दिन के अंदर अंदर ये कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था फॉर्म 45 डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। तो अब कंपनी के पास इंफॉर्मेशन मेंबर्स की तरफ से आ गई तो फॉर्म 45 फिल करेगी कंपनी और सबमिट करेगी रजिस्ट्रार को। तो ये विद इन 15 days of the receipt of declaration received under section 119A sub regulation 2 और 3, that is form 43 या 44। तो 43 है या चेंज की सूरत में 44 है, जो भी फॉर्म उसको रिसीव हुआ विद इन 15 डेज वो रजिस्ट्रार को फॉर्म 45 फिल करके सबमिट करेगी। तो ये सबमिट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो जो मैंने पेनल्टीज़ आपसे शेयर की हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। तो तमाम जो कंपनीज़ हैं या उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे उनको ये ज़ोर दिया जाता है कि वो अपनी ये इन्फॉर्मेशन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स की प्रोवाइड करें SECP रजिस्ट्रार को इमीडिएटली, ताकि वो पेनल्टीज से बच सकें। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।